मध्यकालीन शब्दावलियों के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः आज मुगल कालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत कुछ अन्य शब्दावलियों की भी चर्चा करेंगे जो इस कालखंड के संबंधित हो सकते हैं या जो यहाँ पे इस कालखंड के न होते हुए भी अप्रोप्रिएट होंगे, समयानुकूल होंगे, तो हम लोग उनकी भी मुख्यतः चर्चा करेंगे। जहाँ तक इन शब्दावलियों का कंसर्न है, इन शब्दावलियों के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पे कथन कारण के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जिससे इन शब्दावलियों में जो मुख्यतः शब्दावलियाँ हैं, पहली शब्दावलियाँ है हमने लिया है वो है आपका मुबह। मुबह जो है, मुबह एक शब्द है, ठीक है। मुबह एक इस्लामिक टर्म है, इसका मतलब होता है न अच्छा न बुरा। मुबह का मतलब होता है न अच्छा न बुरा। तो औरंगजेब संगीत को मुबह कहता था। औरंगजेब संगीत को मुबह कहता था। वह कहता है कि संगीत न अच्छा है न बुरा है। याद रखिएगा, औरंगजेब संगीत को मुबह कहता है। वह कहता है संगीत न अच्छा है न बुरा, और कहता है कि यद्यपि मुझे संगीत सुनने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं इसे बिना साज के सुन नहीं सकता हूँ, और चूँकि हमारे राज्य में संगीत पर प्रतिबंध है इसलिए कोई साज बजाया नहीं जा सकता है। ऐसी कंडीशन में संगीत भी नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप वह यद्यपि स्वयं औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि औरंगजेब जो है मुख्यतः औरंगजेब मुख्यतः बीड़ा बजाने में निपुण था। औरंगजेब मुख्यतः बीड़ा बजाने में निपुण था। और याद रखिएगा, इसी तहत बीड़ा बजाने के लिए, ठीक है, बीड़ा बजाने का ही उल्लेख हमको प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए भी मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में हमको समुद्रगुप्त को भी महान बीड़ा वादक बताया गया है। और जहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति कहता है कि समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने में इतना सिद्धहस्त था, इतना कुशल था कि वह इंद्र के गुरु तुम्बरु को भी लज्जित कर देता था। ठीक है, तो वहाँ पे हमको पता चलता है। इसी तरह अन्य हिस्टोरिकल पर्सनालिटी में आपका जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन मुख्यतः गंधर्व कला में प्रवीण बताए जाते हैं। रुद्रदामन मुख्यतः गंधर्व कला में प्रवीण बताए जाते हैं। तो याद रखिएगा, औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण था। कहा जाता है कि औरंगजेब की जो प्रेमिका थी जिनका नाम था हीराबाई, तो औरंगजेब की जो प्रेमिका जब हीराबाई की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो बहुत दुखी हुए। हीराबाई मुख्यतः एक कुशल कवित्री, संगीतज्ञ और नृत्यांगना थी। हीराबाई मुगल दरबार में मुख्यतः एक कुशल संगीतज्ञ, कवित्री और नृत्यांगना थी। उनकी मृत्यु के पश्चात ही औरंगजेब ने संगीत पे प्रतिबंध लगाया। और यह प्रतिबंध जो है मोहम्मद मासूम के कहने पर, जो सूफी संत थे मोहम्मद मासूम, उनके सलाह पर जजिया और मतलब अकबर के बाद जो जजिया की समाप्ति हुई थी, तो जजिया को पुनः 1679 में 1679 में जजिया को फिर से प्रवर्तित किया गया। जजिया को फिर से एक्चुअलाइज किया गया, फिर से उसको लागू किया गया, लेजिटिमेट किया गया। और साथ ही साथ इसी समय संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया गया। कहा जाता है कि जो हीराबाई थी, यद्यपि औरंगजेब, जिसके बारे में कहा था कि उसका जीवन शैली सामान्य था, जिसे शाही दरवेश और जिंदा पीर भी कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी, उसका जीवन शैली सामान्य कोटि का था, सीधा सरल सिंप्लिसिटी थी। वह कभी भी मदिरा पान आदि भी नहीं करता था। उसके संदर्भ में यह प्रचलित है कि उसने अपने जीवन काल में केवल एक बार मदिरा का पान किया है, केवल एक बार शराब पिया है, वह भी हीराबाई के कहने पर। उसने एक बार शराब पिया है और इसके बाद कोई उल्लेख हमको नहीं प्राप्त होता है। ब्रिटिश काल में
ब्रिटिश काल में कर्जन को, लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब कहा जाता है। ब्रिटिश काल में लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब कहा जाता है। तो मुबह की हाँ, तो मैंने कहा कि मुबह की जो प्रक्रिया है, जो संगीत पे प्रतिबंध लगाया गया, कहा जाता है इससे संगीतज्ञ और जो इनके कोरस थे, इनके समूह वाले थे, जो इस वर्ग के व्यक्ति थे जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत गीत, संगीत, नृत्य आदि था, उन लोगों ने इसके लिए इसका जनाजा निकाला। और ये जब जो प्रोक्लेमेशन यह चल रहा था, तो कहा जाता है कि ऐसे कंडीशन में जो इनका प्रोसेसन चल रहा था, ठीक है, तो इस प्रोसेसन के दौरान जब वह राजधानी से गुजरे तो पता चला कि संगीतज्ञ लोग जनाजा निकाल रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि संगीत का जनाजा इतना ज़मीन के अंदर दफनाया जाए, इतना ज़्यादा अंदर दफना दिया जाए कि दोबारा फिर से यह कभी निकल ना पाए, ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है कि औरंगजेब ने संगीत के प्रति किस तरह से कठोरता की नीति स्थापित किया था। दूसरा आ जाइए, तो एक तो आपका हो गया मुबह, दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है वह है आपका एक फतवा, दूसरा फातिहा, तीसरा फातिमा, चौथा कला। कला जो है यह इस्लामिक शब्द है, ठीक है, QUALA कला। जो यह कला टर्म है QALA कला। कला जो शब्द है यह बेसिकली इस्लाम में या इस्लामिक नियम कानून या विधान के अंतर्गत जब किसी डिस्प्यूट पर, किसी विवादित मुद्दे पर जो इस्लामिक जज होते थे, जिनको कहते हैं कादी, इस्लामिक जज के द्वारा जो अध्यादेश जारी होते थे वे कहलाते हैं कला। तो कला एक प्रकार का लीगल नोटिस होता था जो इस्लामिक विधान के अंतर्गत मुख्यतः कादी या मुख्यतः जज के द्वारा जारी किया जाता था, जो सामान्य विवादों पर, वाद विवाद की स्थिति में आदि के संदर्भ में एक प्रकार के समझौता के तहत या कोई निर्णय के तहत इसको जारी किया जाता था। ठीक, इसके पश्चात आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वह है एक फातिहा और दूसरा है फातिमा। फातिहा इस्लामिक शब्दावली है। इसका मतलब होता है कि इस्लाम में किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उस मृतक आत्मा की शांति के लिए, मृतक आत्मा को एक प्रकार से सोलेस हो, सांत्वना मिले, इसके लिए जो प्रार्थना की जाती है उसको हम कहते हैं फातिहा। तो फातिहा पढ़ते हैं लोग। दूसरा अगला टर्म है फातिमा। फातिमा जो है यह पुर्तगाली टर्म है। फातिमा पुर्तगाली टर्म है। इसका तात्पर्य होता है कि जब ईसाई चर्च में कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए, अपने ऑफेंस के लिए जब वह एक प्रकार से रिपेंट करता है, एक प्रकार से वह जब पश्चाताप करता है, तो उस पश्चाताप की प्रक्रिया में वह जो अपनी गलतियों को पश्चाताप के माध्यम से ईश्वर के सामने, जीसस क्राइस्ट के सामने कन्फेस करता है, स्वीकार करता है, उसके लिए माफ़ी मांगता है, तो ऐसी पद्धति को कहते हैं फातिमा। ऐसी पद्धति को कहते हैं फातिमा। अगला टर्म है फतवा। फतवा जो है यह भी इस्लामिक विधान के अंतर्गत आता है। फतवा एक प्रकार का ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत इस्लाम में किसी महत्वपूर्ण डिस्प्यूट के संदर्भ में, किसी महत्वपूर्ण विवाद के संदर्भ में, किसी महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए, अथवा कभी कभी इस्लामिक नियम कानून, उसकी परंपराओं को बचाने के लिए, उसकी रूढ़िवादिता और उसकी जो एक ट्रेडिशनल उसका सिस्टम है, उसको बचाए रखने के लिए ये फतवा जारी किए जाते हैं। फतवा मुख्यतः इस्लाम के अंतर्गत जो इस्लामिक कानूनों के व्याख्याता होते हैं, जिनको हम मुख्यतः मुफ्ती कहते हैं, मुफ्ती लोग मुख्यतः जारी करते हैं। यह फतवा मुख्यतः धार्मिक मामलों में और परंपरागत मामलों के संदर्भ में जारी किए जाते हैं, और कभी कभी इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को संगठित करने के लिए, इस्लामिक रूढ़िवादिता, उसकी परंपरावादिता को बचाए रखने के लिए,
और इस्लामिक लोगों को अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों में बांधने के लिए, उसे एकीकृत करने के लिए इस तरह के फतवा जारी किए जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब इस्लाम में फतवा खुद इस्लामिक शासकों के विरुद्ध में जारी किए गए हों, ऐसी कंडीशन तब आती थी जबकि जो कट्टरपंथी मुल्ला होते थे, जो कट्टरपंथी इस्लामिक लोग होते थे, ये लोग किसी ऐसे शासक के उदार कार्यों को, ये लोग ऐसे शासकों के जो मुख्यतः समतावादी समाज की बात करते थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, जो सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता की बात करते थे, और जो मुख्यतः अन्य वर्गों जो गैर इस्लामिक होते थे, चाहे उसमें बेसिकली हिंदू आते थे, इनके खिलाफ या इनके लिए उदारवादी नीति का पालन करते थे। इनके लिए जो उनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था या जो उनका एक प्रकार से राजनयिक संबंध होता था, उनका जो एक रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध था, वह उदार, सीधा, सरल होता था, उनको संरक्षण या प्रेशर देने का होता था। तो उसके खिलाफ भी इस्लामिक लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के नाम पर, अपनी रूढ़िवादिता और परंपरावादिता के नाम पर फतवा जारी करते हैं। जैसे कि अकबर के समय में अकबर की उदारवादी नीतियों, अकबर के सुलह कुल की नीतियों, अकबर के हिंदू धर्म से संबंधित जो हिंदू धर्म के पक्ष में उदार नीति जो पालन की गई, इसके लिए इससे नाराज़ होकर अकबर पे इस्लाम के विरुद्ध जाने और काफिरों को संरक्षण देने का आरोप लगा के जौनपुर के मुल्ला यजदी ने 1581 में अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया। अच्छा, इसी पद्धति में एक अन्य टर्म है, उसका नाम जो है जिहाद। जिहाद का मतलब मूल अर्थ होता है धर्मयुद्ध। जिहाद एक प्रकार का धर्मयुद्ध है। जिहाद ऐसा ही होता है जैसे कि आप यूरोपीय इतिहास में देखते होंगे धर्मयुद्ध का क्रूसेड। यूरोपीय इतिहास में जो धर्मयुद्ध होता है उसे कहते हैं क्रूसेड। धर्मयुद्धों के अंतर्गत जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चला, जिसे हम प्रोटेस्टेंट आंदोलन और एंटी प्रोटेस्टेंट आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी एक क्रूसेड है। और जो जिहाद है, जिहाद के अंतर्गत मुख्यतः इस्लाम वाले जब किसी क्षेत्र पे आक्रमण करते थे या अपने लोगों को, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए जब इनको अपने जनमानस को, अपने कौम को संगठित करने की आवश्यकता होती थी, उसे इंटीग्रेटेड करने की आवश्यकता होती थी, तो ऐसे कंडीशन में ये लोग मुख्यतः जिहाद का नारा देते थे। तो धर्म के नाम पे अपने कौम को एकीकृत करना, धर्म के नाम पे अपने लोगों को एक समूह में आबद्ध करके, खासकर हिंदुओं के विरुद्ध रणनीति अपनाना, हिंदुओं के विरुद्ध एक प्रकार का धर्मयुद्ध लड़ना, ताकि आम जनता भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे उनसे इंस्पायर्ड होकर यह युद्ध करे और कोई भी व्यक्ति रिलेक्टेंटली न कार्य करे, कोई व्यक्ति अनिच्छुक रूप से न रहे, बल्कि सब ईश्वरीय इच्छा मानकर पूरा त्याग, बलिदान और समर्पण दे, पूरी तरह से अपने प्राणों का न्यौछावर कर दें। इसी दृष्टिकोण से जिहाद को हम देखते हैं। जिहाद के संदर्भ में कहा जाता है कि जो बाबर ने, आपका जो पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर ने उसमें जिहाद की घोषणा किया। इसी प्रकार आगे चल के बाबर ने खानवा का जो युद्ध था उसमें जिहाद की घोषणा किया। तो जिहाद को एक प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध में मुसलमानों को एकीकृत करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, उनको एक यूनिफाइड पावर के रूप में संघर्ष के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत इसे देखा सकता है। एक प्रकार से यह राजनीति का धार्मिकीकरण करने की एक पद्धति है। यह राजनीति का धार्मिकीकरण की एक पद्धति है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जिहाद। अगला एक टर्म है खाप पंचायत। अगला टर्म है खाप पंचायत। खाप पंचायत क्या होते हैं समझिएगा। खाप पंचायत के संदर्भ में जो आपका महत्वपूर्ण शब्द है वह यह है कि
खाप एक ऐसा सामाजिक पद्धति है, एक ऐसा सामाजिक संचालन की सिस्टम है जिसके अंतर्गत मुख्यतः उत्तर भारत के क्षेत्रों में और ख़ासकर उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये ऐसे गांव के समूह हैं जिसमें प्रायः 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव को शामिल किया जाता है। ये गांव मुख्यतः परंपराओं के नाम पर ये गांव मुख्यतः रीति रिवाजों के नाम पर और ये गांव अपने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक सूत्र में बंधे होते हैं। एक नातेदारी में ये विकसित होते हैं। इनमें एक प्रकार का सामूहिकीकरण, एक प्रकार की नातेदारी का विकास होता है, एक प्रकार का खानदानवाद की पद्धति में देखी जाती है। ये इसी तरह समूहों में व्यक्त रहते हैं, विभाजित रहते हैं और अलग अलग समूह के लोग अलग अलग खाप के अंतर्गत आते हैं जिनको हम खाप पंचायत के रूप में जानते हैं। तो अब ये जो खाप हैं पंचायत, इसमें मतलब होगा कि परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पर जो सामाजिक समूहों का संगठन हुआ इन क्षेत्रों में, इनको हम मुख्यतः खाप पंचायत के रूप में जानते हैं। ये खाप पंचायत मुख्यतः आधुनिकीकरण से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए। ये खाप पंचायत एक प्रकार से आधुनिकीकरण के साथ और जो मॉडर्निज़्म का विकास हुआ उसके साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए। इसीलिए यह परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में ग्रसित रहे। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में ही अपने को बांध के रखे। इसमें अंधविश्वास और कंजर्वेटिज़म, ऑर्थोडॉक्सिटी का विकास हुआ। ये प्रगतिशीलता के साथ सामंजस्य न स्थापित करने के कारण इनमें आजकल क्या होता है, हम बहुत सारे जनरेशन गैप देखते हैं। जनरेशन गैप का यहाँ मुख्य तात्पर्य हुआ कि जो पहले के खाप पंचायत के प्रमुख मुखिया हैं या पहले के लोग हैं, ये मुख्यतः आज के जनरेशन के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। इसीलिए आए दिन यह अपने समूहों को बचाने के नाम पे, अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पर अनेक उलूल जुलूल किस्म के बहुत सारे निर्णय देते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये लोग वर्तमान में खाप पंचायतों में बहुत सारे पद्धतियां हैं। इन लोगों ने अपने आपसी झगड़ों को और आपसी विवादों के लिए समय समय पर तरह तरह के नियम प्रतिपादित करते रहे। जैसे कि महिलाओं को मोबाइल नहीं लेना है, ठीक है, महिलाएं कितना कहाँ तक कपड़ा पहनेंगी, महिलाएं अपना सर ढक के जाएंगी, सर खोल के जाएंगी, ठीक है। हाँ, इसी तरह जो इस्लामिक वाले हैं, हाँ, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण रहा है कि महिलाएं स्कर्ट नहीं पहन सकती हैं। हाँ, और इसी तरह कहा गया कि नृत्य संगीत में भाग नहीं ले सकती हैं, ये गाना नहीं गा सकती हैं, ये नृत्य नहीं कर सकती हैं। तो तरह तरह की जो खाप पंचायतें हैं, इनमें उटपटांग बहुत सारे ऐसे ही हमको निर्णय यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो वर्तमान के साथ समायोजित नहीं हो पा रहा है। इसीलिए खाप पंचायत जो हैं वर्तमान में प्रगतिशील समाज के लिए एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में हैं। यह इसीलिए इन समाजों में आज अंतर विरोध की प्रवृत्ति हमको देखने को प्राप्त हो रही है। यद्यपि ये भले ही नियम कानून के नाम पे, खानदानवाद के नाम पे, नातीदारी के नाम पे बहुत सारे नियम कानून प्रतिपादित कर रहे हों, लेकिन इनको किसी प्रकार का भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। किसी प्रकार का कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होता है। यह प्राचीन काल से ही वो उसी परंपरा अभी जी रहे हैं जिसमें लोगों की हुक्का पानी बंद कर देना, गांव से निष्कासित कर देना, गांव के लोग उनको पूरी तरह से बहिष्कृत कर देते हैं।
तो इसी ढांचे में अभी तक ये बंधे रह गए हैं। इनकी पद्धति कुल मिला के वैसे ही है जैसे कि बर्टनस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं सेगमेंटरी लाइनेज सिस्टम। सेगमेंटरी लाइनेज सिस्टम, इसको बोलते हैं खंडीय राज्य की अवधारणा। खंडी राज्य की अवधारणा, जो खंडी राज्य की अवधारणा है यह क्या है, यह यद्यप अलग अलग ट्राइब्स के अंतर्गत, ठीक है, अलग अलग ट्राइब्स के अंतर्गत उनको एकीकृत करने की एक पद्धति है और जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, मुख्यतः वो मिलती है। एक है एडन साउथाल ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ ट्राइब। तो इल्यूजन ऑफ ट्राइब जो ग्रंथ है यह है आपका, यह मुख्यतः एडन साउथाल का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वो उन्होंने इस पद्धति की विस्तृत व्याख्या किया है और जो हिब्रू वाले होते थे प्रारंभ में, जो हिब्रू कम्युनिटी और हिब्रू ट्राइब्स होती थी, उन ट्राइब्स में इस पद्धति को देखने को मिलता है। तो और प्राचीन काल में हम अगर देखें तो एक ट्राइब्स जो एक कबीला होता था, जैसे ऋग्वेद काली में जो पास्टोरल टाइप्स के ट्राइब्स होते थे, जो सेमी एग्रीकल्चरिस्ट टाइप के आपके ट्राइब्स होते थे। इसी तरह जो आपके अर्ध कृषक टाइप के पशुपालक समूह के जो ट्राइब्स होते हैं जिसे कहते हैं पास्टोरल्स। तो इन सब के ट्राइब्स में हम यही पद्धति की ये लोग एक नातेदारी और एक खानदान के अंतर्गत अपने आप को नियोजित कर लेते हैं और उसी के अंतर्गत रहते हैं। इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार हमको देखने को मिलता है कि जब हम पाते हैं कि इनके संदर्भ में कहा जाता है कि अगर इनको एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो कहा जाता है कि मी एंड माई ब्रदर्स अगेंस्ट माई कजिन्स एंड कहते हैं एंड मी एंड माई कजिन्स अगेंस्ट द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि ये लोग पहले ऐसी पद्धति होती है या खंडी राज्य की अवधारणा जिसे सेगमेंटरी लाइनेज सिस्टम कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई विवाद होता है तो पहले भाई एक होते हैं, ठीक है, और कजिन अलग होते हैं। लेकिन अगर विवाद एक ख़ानदान में होता है तो क्या होता है, भाई और कजिन एक हो जाते हैं और अन्य लोगों से विवाद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कहते हैं कि जो मी एंड माई ब्रदर्स, जब हमारा अपने घर का मुद्दा है तो हम और भाई लोग एक हैं, कजिन्स लोग जो हैं दूसरे हैं। लेकिन जब अन्य लोगों से विवाद है तो मी एंड कजिन्स दोनों एक हैं और ठीक है, और हम लोग जो हैं क्या हैं कि ये अन्य लोगों से सभी से अलग है, सभी से मतलब विरोधी हैं। तो इसका मतलब है अगर गांव से झगड़ा हुआ तो उसमें सभी कजिन जितने चचेरे भाई लोग और भाई लोग सब मिल के लड़ेंगे और अगर आपसी मुद्दा रहेगा तो आपसी में भाई और कजिन भी अलग अलग रहेंगे। इसको कहते हैं खंडीय राज्य की अवधारणा, ठीक है। तो इसी पद्धति पे प्रारंभिक रूप से कबीलाई समाज की अवधारणा स्थापित होती है। तो आजकल हम इनको जो खाप पंचायत हैं ये भी बेसिकली सेगमेंटरी लाइनेज सिस्टम के तहत ही संगठित माने जा सकते हैं, ठीक है। पूरी विशेषता भले यहाँ ना मिले लेकिन एक तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी से मिला जुला शब्द है कि प्रारंभिक अवधारणा के अंतर्गत जब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, प्रागैतिहासिक काल में मानव समाज जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है, समूह में रहने की उसमें धीरे धीरे पद्धति जागृत होती है, तो ऐसे क्रम में वह सबसे पहले एक छोटे समूह में जब रहना शुरू किया, इस समूह को कहते हैं बैंड सोसाइटी। तो जो बैंड सोसाइटी है यह क्या होता है, बैंड सोसाइटी एक आदिमानव काल की एक प्री हिस्टोरिक एरा का यह प्राथमिक सामाजिक समूह माना जाता है बैंड सोसाइटी, जिसमें मुख्यतः कहा जाता है कि ये लोग आपस में एक नातेदारी के लोग, एक खानदान के लोग एक में संगठित रहते हैं और इसमें अधिकतम 50 से 100 तक लोग होते हैं, 50 से 100 तक लोग होते हैं। तो आज भी आप देखिएगा गांव-गांव में कहते ये हमारा ख़ानदान है, ये उनका ख़ानदान है, ये ख़ानदान की बात अलग है, वो ख़ानदान की अलग है। तो आज भी एक दूसरा का जो ख़ानदान है वह दूसरे ख़ानदान की मान्यताओं से, उसकी बहुत सारे विचारों से, उसके बहुत सारे पद्धतियों से और उसके बहुत सारे सामाजिक मान्यताओं से अपने आप को अलग रखता है। उस खानदान में दूसरी मानता है, इस खानदान में दूसरी मानता है, यहाँ दूसरा नियम है, वहाँ दूसरी नियम है। तो आज भी हम कहीं न कहीं बैंड सोसाइटी जो सेगमेंटरी लाइनेज सिस्टम होता है, खंडी राज्य की अवधारणा, उसमें कहीं न कहीं अपने आप को संगठित देख सकते हैं, चाहे रूढ़वादिता ही हो,
चाहे जिस तरह परंपरावादिता हो, तो अभी परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पे आज भी मानव समूह कहीं न कहीं संगठित है और उससे अभी तक पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा इस्लामिक इतिहास में खासकर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण इमारत रहा है। इसमें हिंदू इस्लामिक दोनों पद्धतियों का सहजता के साथ और बारीकी के साथ समन्वय किया गया है। यह जो मकबरा है, यह मकबरा दिल्ली में स्थित है और जिसको हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम के द्वारा बनवाए जाने के कारण ही इसे हुमायूं के मकबरे को एक महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है। इसे हम, ठीक है, एक महबूबाना पेशकश भी कहते हैं। जैसे ताजमहल को हम एक आशिक का खिराज कहते हैं, वैसे इसे हम, ठीक है, वैसे इसे हम एक महबूबाना पेशकश भी कहते हैं जो हाजी बेगम ने बनवाया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह जो मकबरा है, इस मकबरा के मुख्य जो स्थापत्यकार हैं उनका नाम है आपका मिर्ज़ा मिराक गयास हैं। मिर्ज़ा मिराक गयास। यह स्मारक जो है यह अकबर के काल में बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है, हुमायूं का मकबरा मुख्यतः अकबर के काल में बनाया गया है, जिसका समय लगभग 1564-65 ईस्वी है। यह मकबरा मुख्यतः अष्टकोणी है। इसकी मुख्य विशेषता यह 8 कोणों में बनाया गया है, अष्टकोणी है। यह मकबरा चारबाग शैली का है और इसमें चार मीनार शैली का प्रयोग किया गया है। मुग़लों में चारबाग शैली का यह प्राथमिक उदाहरण है, जबकि भारत में चारबाग शैली का जो पहला उदाहरण है वह सिकंदर लोदी का मकबरा है। सिकंदर लोदी का मकबरा चारबाग का मतलब होगा जिसमें चारों तरफ बगीचा हो, चारबाग शैली का हो। और इसी में आप देखेंगे कहीं इन्हीं बगीचों में ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे स्तंभ, बहुत सारे कह सकते हैं एक बैठने की जगह जैसे एक प्रकार का चबूतरा बना देते थे। इन चबूतरों को कहा जाता है हस्तबहिष्ठ की जो परंपरा है वह इस बात में आधारित है कि इस्लामिक अवधारणा में 7 स्वर्ग माने जाते हैं और उन्हीं से संदर्भित जो चबूते बनाए जाते हैं 7, उसे हम कहते हैं हस्तबहिष्ठ की अवधारणा। ठीक है, तो वहाँ पे हम प्राप्त करते हैं। दूसरा समझिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह चार मीनार शैली का है। चार मीनार शैली का मतलब हो गया कि चारों तरफ से, मुख्य भवन से चारों तरफ से मीनारें। और यह जो चार मीनार शैली है, इसको लेकर 2 शैलियों का विकास हुआ। प्रथम तो यह कि अगर मीनार बनाया गया हो, अगर कोई मीनार मुख्य भवन से सटा हुआ जाता है, मुख्य भवन से जुड़ा होता है मीनार, तो वह मीनार जो होता है वह बुर्ज शैली का मीनार कहलाता है, वह बुर्ज शैली का होता है। लेकिन अगर वह मीनार मुख्य भवन को छोड़ के बनाया जाता है, उससे दूर होता है, तो वह स्वतंत्र मीनार शैली होता है। तो ताजमहल में स्वतंत्र मीनार शैली का प्रयोग हुआ है, जबकि हुमायूं के मकबरे में बुर्ज शैली का प्रयोग हुआ है। तो बुर्ज शैली के अंतर्गत जो 4 मीनार बनाए गए हैं, मान लीजिए यह मकबरा है हो गया आपका ये, तो इस मकबरे में जो चारों तरफ से आपका मीनार बनाया गया है, यह मीनार यह मुख्यतः इससे पूरी तरह से संबंधित है, यह इससे जुड़ा हुआ है। यह मीनार इसी भवन की एक दीवार से सटा हुआ है, तो मतलब कह सकते हैं कि मुख्य भवन से सटी हुई मीनार। तो मुख्य भवन से जो सटी हुई मीनार होती है इसे हम कहते हैं बुर्ज शैली, और जो मुख्य भवन से अलग मीनार होती है जैसा कि ताजमहल में हुआ है, उसे हम कहते हैं स्वतंत्र मीनार शैली। ताजमहल में जो मीनार बनी है वह ऐसे बनी गई, वह यहाँ पर बनाई गई है। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता, ओके ठीक है। तो देखिए ये जो मुख्य भवन है, इस मुख्य भवन से छोड़कर, ठीक है, छोड़कर जो इसका मेद या चबूतरा है, अधिष्ठान है, इससे जुड़ के बनाया जाता है। तो ताजमहल में मुख्य भवन से अगर छोड़ के मीनार बनती है तो इसे कहते हैं स्वतंत्र मीनार शैली, और इससे अगर जुड़ के बनती है तो उसे कहते हैं बुर्ज शैली। तो हुमायूं के मकबरे में मुख्यतः बुर्ज शैली के मीनारों का प्रयोग हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, समझिएगा,
हुमायूं के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग मिलता है। तो दोहरे गुंबद का यहाँ प्रयोग हमको दिखाई देता है। इस मकबरे की जो पद्धति है, जो बनाने का सिस्टम है, यह मुख्यतः जो बनावट विधि है, इसका सर्वांगी विकास और इसका चरमोत्कर्ष हम ताजमहल में देखते हैं। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, तो यह ताजमहल का पूर्वगामी है, जिसके आधार पे आगे चल के ताजमहल में समस्त विशेषताएं हमको और ज़्यादा समुन्नत रूप में दिखाई देती हैं। दूसरा, तो ताजमहल का पूर्वगामी यह है, और ताजमहल का पूर्वगामी ही आपका एतमाद-दौला का मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल में जिस पद्धति का बहुतायत रूप से प्रयोग किया गया है, उन पद्धतियों की सर्वांगीणता, उसका चरमोत्कर्ष हमको ताजमहल दिखाई देता है। जैसे आपका चारबाग शैली हो, जैसे आपका चार मीनार शैली हो, जैसे आपका गुंबद शैली हो, जैसे आपका मेहराब शैली हो, इसी तरह जैसे आपका पच्चीकारी या पिटाड्यूरा हो, अरबैस की शैली हो या कुफरी शैली हो, जिसके माध्यम से इस्लामिक स्थापत्य के अंतर्गत उनके भवनों को सजाया जाता है, जिसमें मुख्यतः बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातुएँ, असम लेजुलाइट, सुलेमानी पत्थर, हीरे मोती आदि को जड़ा जाता है, आदि को बनाया जाता है, आदि को संगमरमर के पत्थरों में स्थापित किया जाता है। तो यह जो सजावट की पद्धति है, साथ ही साथ इसमें कुरान के पैनलों का प्रयोग, कुरान के आयतों का प्रयोग, कुरान के चौखटों का प्रयोग किया जाता है। तो इस शैली को हम मुख्यतः अरबैस की शैली कहते हैं। तो अरबैस की शैली और कुफरी शैली, इन सब का भी विकास हमको मुख्यतः वहाँ पे दिखाई देता है। इसीलिए एतमाद-दौला के मकबरे को हम बेबी ताज कहते हैं। एतमाद-दौला के मकबरे को कहते हैं बेबी ताज। जबकि जब औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी रानी रबिया दुर्रानी का जो मकबरा बनाया, जिसे हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं, इस मकबरा में भी ताजमहल की ही अनुकृति का प्रयास किया गया, ताजमहल की ही नकल का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इसका जो स्थापत्यगत संरचना है वह ताजमहल के सामने बिल्कुल नहीं टिकता। इसमें कहीं से भी ताजमहल जैसी अनुभूति और विशेषताएं हमको नहीं परिलक्षित होती। इसीलिए इसकी बनावट विधि अच्छी न होने के कारण इसे हम ताजमहल की भद्दी अनुकृति, ताजमहल की घटिया अनुकृति या प्रतिकृति के नाम से भी जानते हैं। तो यह ताजमहल की भद्दी अनुकृति या घटिया अनुकृति कहलाती है। कौन सी? वह बीबी का मकबरा, जो रबिया दुर्रानी का मकबरा है, जो औरंगजेब ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। तो मैंने और चर्चा किया था कि ताजमहल मुग़ल काल में बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़लों के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफ़र की एक रानी का भी नाम था ताजमहल। बहादुर शाह जफ़र की एक रानी का भी नाम था ताजमहल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हुमायूं का मकबरा ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि हुमायूं के मकबरे से अनेक ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। हुमायूं के मकबरे में कभी कभी पूछता है कि कुल कितने लोगों को दफनाया गया है। तो हुमायूं का मकबरा का जो प्रांगण है वो विशाल है, काफ़ी बड़ा है, उसमें अनेक शासकों को दफनाया गया है। मुग़ल काल में कुल 10 महत्वपूर्ण लोगों को इसमें दफनाया गया है, लेकिन इनमें 6 शासक हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है कि मुग़लों में कितने शासकों को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, तो आपका आंसर होगा 6। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में किस शासक को हुमायूं के मकबरे में नहीं दफनाया गया है या दफनाया गया है। दूसरा, निम्नलिखित में किन किन लोगों को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है, तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हम शासकीय दृष्टिकोण से देखें तो पहले नंबर पे आते हैं हुमायूं के मकबरे में हुमायूं को दफनाया गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके जहांदार शाह। तीसरे नंबर पे आते हैं फ़र्रुखसियर। चौथे पे आते हैं रफ़ी-उद-दर्जात। चौथे और अगले आते हैं रफ़ी-उद-दौला, जिनकी उपाधि थी शाहजहाँ द्वितीय। रफ़ी-उद-दौला की उपाधि है शाहजहाँ द्वितीय। रफ़ी-उद-दौला मुग़लों में शासन करने वाले सबसे कम समय तक के शासक हैं। मुग़लों में सबसे अल्पकालिक शासन जो है वह रफ़ी-उद-दौला का है, और मुग़लों में सबसे लंबा जो शासनकाल है वह शासनकाल आपका किसका है? वह है
शाह आलम द्वितीय का, जिनका समय 1759 से लेकर 1806 तक है। 1759 से लेकर 1806 तक है। जबकि रफ़ी-उद-दौला का जो काल है वह आपका मुख्यतः 1719 में 19 और 20 में कुछ समय के लिए गद्दी बैठते हैं। इनका शासनकाल मेरे ख्याल से 4 महीने का है समथिंग। और अगले हैं आपके आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर प्रथम किसकी उपाधि है? आलमगीर प्रथम उपाधि है औरंगजेब की। आलमगीर प्रथम उपाधि है औरंगजेब की, इसीलिए जब अगला शासक हुआ तो उसे कहा गया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर का मतलब होता है एक प्रकार से पूरे आलम या संसार को जीतने वाला आलमगीर। ठीक है, तो ये 6 लोग महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में जो शासक तो नहीं रहे, लेकिन उनको इसमें दफनाया गया, वे हैं दारा शिकोह, बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम और छोटी बेगम। ठीक है, तो इसमें दारा शिकोह, बेगा बेगम, हमीदा बानो और छोटी बेगम को मुख्यतः दफनाया गया है। अन्य घटनाएं जो महत्वपूर्ण है समझिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र छिपे हुए थे। यहीं से हडसन ने उनको खोजा था और यहीं पे खूनी दरवाज़ा के पास उनके 2 पुत्रों और उनके एक पौत्र को उसने गोली मार दिया था। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को यहाँ से कैद करके ले जाया गया और बाद में लाल किला में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा लाल किला में मुकदमा के क्रम में चलने वाला प्रथम मुकदमा है। तो लाल किला में जो प्रथम मुकदमा चला था वह आपका इन्हीं का मुकदमा है। दूसरा, बाद में कहा जाता है कि इनको बाद में यहाँ से भारत से निर्वासित कर दिया गया बर्मा, मतलब रंगून में, जब 9वीं रॉयल लांसर के साथ 9th रॉयल लांसर के साथ ये भारत से पलायन करते हैं। और ये जाते समय किससे गए थे? बुलक कार्ट से, बैलगाड़ी से। याद रखिएगा, बैलगाड़ी से ये गए थे। तो ये हमको महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पे मिल रही है। तो हुमायूं के मकबरे के बहुत सारे ऐतिहासिक पक्ष भी हैं।